हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। और चैप्टर नंबर 2 है अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसमें अपन ने देखा कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो होती है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है स्पीसीज और सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, किंगडम। तो अपन क्लासिफिकेशन यहां से स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ी कैटेगरी देखेंगे। ये देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बेसिकली कितने किंगडम बनाए गए वो देखेंगे अपन। तो जो अपनी एनसीईआरटी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 किंगडम सिस्टम का। तो वो 5 किंगडम सिस्टम से पहले भी कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए थे, तो पहले अपन उसको स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया था वो था एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल ने प्लांट को भी क्लासिफाई किया और एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। उन्होंने प्लांट को सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, बोले तो ग्रोथ के बेसिस पे, प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो सबसे लंबे थे और उनकी वुडी ब्रांच थी उनको बोला गया ट्री। फिर जो ठीक ठाक थे उनको बोला गया श्रब। और सबसे छोटे जिनमें जो ब्रांचेज होती है वो वुडी नहीं थी, स्टेम जो था वो भी वुड नहीं निकालता था और एकदम छोटी सी हाइट होती थी, उनको बोला हर्ब्स। तो एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ट्री, श्रब और हर्ब्स। और ये अपन एकदम छोटी क्लास जो होती है 6th-7th स्टैंडर्ड में यही क्लासिफिकेशन प्लांट का स्टडी करते हैं। उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा एनिमल्स 2 तरह के होते हैं, एक जिनमें आरबीसी होती है और एक जिनमें आरबीसी नहीं होती है। तो जिनमें आरबीसी नहीं होती है उनको बोला एनएमा, और जिसमें आरबीसी होती है उसे कहेंगे इनएमा। ठीक है, तो एनएमा और इनेमा 2 करके उन्होंने क्या किए थे, एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो ये आरबीसी के बेसिस पे और ये सिंपल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे था। उसके बाद अपने आते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। इन्होंने भी क्लासिफाई किया और यहां से किंगडम सिस्टम स्टार्ट हुआ। इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 2 किंगडम सिस्टम में डिवाइड किया। और ये 2 किंगडम सिस्टम बनाने का उनका क्राइटेरिया था सेल वॉल। उन्होंने कहा कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में सेल वॉल होगा उन्हें अपन प्लांटी किंगडम में रखेंगे, और वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं होगी उसे अपन एनिमेलिया किंगडम में रखेंगे। तो 2 किंगडम सिस्टम दिया था इन्होंने। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था। 2 किंगडम सिस्टम दिया था कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। और ये जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेस पे था, सेल वॉल की प्रेजेंस के बेस पे। जिनमें सेल वॉल थी उनको प्लांटी में रखा, जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया में रखा। क्या प्रॉब्लम थी, क्या लिमिटेशन थी। तो देखो, लिमिटेशन ये थी कि जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें सेल वॉल होती है और उनको इस बेसिस पे किस में रखना पड़ेगा, प्लांट में। और प्लांट जो हायर प्लांट होते हैं वो भी प्लांटी में रखे गए। अब हायर प्लांट जो है वो तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बोले तो उनमें सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ये सब नहीं होते। लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्लासिफिकेशन किया था, तो बैक्टीरिया को, प्लांट को एक साथ रखा। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही कैटेगरी में आ रहे थे, प्लांट में भी आ रहे थे, एनिमल्स में भी आ रहे थे। कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी दोनों तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम थी कि इन क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। प्लांटी में तो दोनों ही रख दिए, प्रोकैरियोट को भी रख दिया, यूकैरियोट भी। जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उनको और प्लांट के साथ में रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। प्लांटी में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि अपने जो ये बैक्टीरिया वगैरह थे ये यूनिसेलुलर होते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ एल्गी जो होती है वो भी यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, एनिमेलिया में भी ये का ये क्या, जो प्रोटोजुआ में एनिमल्स आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, आपने नाम सुना होगा, ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको भी एनिमेलिया में पुट किया। और अपने जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी किस में पुट किया, एनिमेलिया में पुट किया। तो एक प्रॉब्लम तो क्या थी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के लिए भी कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को भी एक साथ रखा। अब प्लांट में, प्लांटी जो किंगडम था उसमें प्लांट्स भी थे और फंगस भी था, क्योंकि फंगस में भी सेल वॉल होती है।
अब फंगस जो होते हैं, फंगस आप अगर आप में से कोई नहीं जानते तो फंगस जैसे अपने एकदम सिंपल एग्जांपल दे तो जो अपने ब्रेड वगैरह होती है जब वो मतलब खराब हो जाती है उसके ऊपर ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है, वो फंगस है। ठीक है, अपने रोटी वगैरह या कुछ भी खराब होता है तो उसके ऊपर जो ग्रो करती है ना वो फंगस, तो वो तो हेट्रोट्रॉप होती है, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाती उनको, और जो प्लांट जो होते हैं जो अपना फूड खुद बना पाते हैं उनको एक साथ रख दिया। तो टू किंगडम सिस्टम जो था वो कैरोलस लिनियस ने दिया। टू किंगडम सिस्टम कौन कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। किस बेसिस पे टू किंगडम सिस्टम बनाए गए थे कि ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है या नहीं है? क्या प्रॉब्लम थी इस किंगडम सिस्टम में? कुछ चीजों में डिफरेंशिएशन ही नहीं था। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था। ये जो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप है उनको एक साथ रख दिया गया। ठीक है, तो फिर आगे और भी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया है। तो फिर नेक्स्ट है अपने थ्री किंगडम सिस्टम। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी एनसीईआरटी बुक में जहां चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है वहां एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, टू किंगडम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसकी लिमिटेशन भी दे रखी है। उसके बाद सीधा 5 किंगडम सिस्टम है, तो मैं बीच के जो है वो भी समझा देता हूं आपको। नेक्स्ट जो आया था वो 3 किंगडम सिस्टम आया था और ये दिया था अर्नस्ट हैकल ने। ठीक है, हैकल आप याद रख लो, हैकल ने जो था वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए। तो जो यहां प्रॉब्लम थी उसमें से एक प्रॉब्लम की सुनवाई इन्होंने की, और जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए इन्होंने एक अलग किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। तो अब 3 किंगडम की, 2 किंगडम की जगह कितने किंगडम हो गए? 3। पहले थे प्लांटी और एनिमेलिया। अब प्लांटी और एनिमेलिया के वो सारे मेंबर जिनमें सिर्फ एक सेल थी उनको सबको एक साथ निकाल के किस में रख दिया? प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन आए कि प्रोटिस्टा किंगडम किसने बनाया, तो हैकल ने बनाया। प्रोटिस्टा टर्म किसने दी? तो भी हैकल ने दी। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकल ने दिया। 3 किंगडम कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया किसने? कॉपलैंड ने। उन्होंने क्या किया कि जो मतलब अपने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए बिल्कुल एक अलग से किंगडम बना दिया। देखो ऊपर वाले में क्या सॉल्व हुआ, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई थी कि प्लांट और एनिमल्स में से जो भी सिंगल सेल के थे उन सब के लिए एक अलग से किंगडम बनाया। लेकिन अब उस सिंगल सेल वाले में मतलब जो प्रोटिस्टा था उसमें प्रोकैरियोट्स भी थे, यूकैरियोट्स भी थे। तो कॉपलैंड ने क्या किया कि सिंगल सेल में से जो प्रोकैरियोट थे उनको सबको एक साथ रख दिया। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको कॉपलैंड ने मोनेरा में रखा, बाकी के यूकैरियोट भी थे और जो सिंगल सेल के थे, बोले तो सिंगल सेलुलर यूकैरियोट थे, उनको प्रोटिस्टा में रखा। बाकी के 2 किंगडम तो थे ही थे, कौन से? प्लांटी और एनिमेलिया। तो टोटल कितने किंगडम हो गए? 4 किंगडम हो गए। कौन कौन सा? मोनेरा जिसमें उन्होंने प्रोकैरियोट को रखा, कौन सा था? प्रोटिस्टा जिसमें उन्होंने सिंगल सेल यूकैरियोट को रखा, और बाकी के 2 एनिमेलिया और प्लांटी थे। अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि फंगस जो था वो मल्टी सेलुलर था, सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसकी वजह से उन्हें प्लांट के साथ में रखा जा रहा था। लेकिन फंगस तो हेट्रोट्रॉप होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना पाते, जबकि प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना फूड खुद बना पाते हैं। तो उन दोनों के लिए अलग होना चाहिए, और ये प्रॉब्लम सॉल्व की किसने? RH.V. टेकर ने। उन्होंने 5 किंगडम दिए। कितने दिए? 5 किंगडम। जितने भी प्रोकैरियोट थे उसको मोनेरा में रखा, जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में रखा, जो मल्टी सेलुलर थे लेकिन हेट्रोट्रॉप थे और सेल वॉल भी प्रेजेंट थी उनको फंगस में रखा, और प्लांटी और एनिमेलिया 2 और थे। ठीक है, अब ये 5 किंगडम सिस्टम किस तरीके से बनाया गया, उनका बेसिस क्या क्या था, इन 5 किंगडम सिस्टम में कौन से फीचर्स आएंगे, किस फीचर्स वालों को किस किंगडम में रखा गया, यही अपन को डिटेल में स्टडी करना है आज के वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक यहां तक का रिवाइज करते हैं। 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। और 2 किंगडम कौन से थे? प्लांटी और एनिमेलिया। किसके बेसिस पे ये डिवाइड किया गया था? सेल वॉल के बेसिस पे। फिर 3 किंगडम सिस्टम आया हैकल ने, उन्होंने एक और बेसिस ऐड किया, उन्होंने किया सिंगल सेल और मल्टी सेल। उसके बेसिस पे उन्होंने एक और किंगडम बनाया सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि कौन सा था? प्रोटिस्टा। तो 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? हैकल ने दिया। 3 किंगडम कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी। फिर 4 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कॉपलैंड ने। उन्होंने 4 किंगडम कौन कौन से किए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें जो मोनेरा जो नया बनाया था उसमें उन्होंने किसको रखा था? प्रोकैरियोट्स को रखा।
फिर 5 किंगडम सिस्टम आया, RH व्हीटेकर ने दिया। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटी। नया किंगडम कौन सा बनाया? फंगाई बनाया। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन होता है जो अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, इसे भी आप अच्छे से सुन लीजिए। ये है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये दिया था कार्ल वूज ने। इन्होंने 2 नाम दिए थे अपने क्लासिफिकेशन को। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से भी आता है, और साथ में 3 डोमेन थ्योरी के नाम से भी पूछा जाता है। अच्छे से सुनना, उन्होंने एक एडिशनल कैटेगरी का इस्तेमाल किया। अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि कुछ जो होती है ऑब्लिगेट कैटेगरी होती है और कुछ एडिशनल कैटेगरी होती है। एडिशनल कैटेगरी जो होती है वो जो पहले से ऑब्लिगेट कैटेगरी है उसके ऊपर बनाई जाए तो उसके आगे सुपर लगता है, नीचे बनाई जाए तो सब लगता है। तो इन्होंने किंगडम से भी ऊपर एक कैटेगरी बनाई, तो वो किंगडम से ऊपर है तो क्या कहलाएगा? सुपर किंगडम। और उसी सुपर किंगडम को इन्होंने क्या नाम दिया? डोमेन। तो इन्होंने पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 डोमेन में डिवाइड किया, या 3 सुपर किंगडम में डिवाइड किया। और वो 3 सुपर किंगडम कौन कौन से थे? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ठीक है, आर्किया में उन्होंने किसको रखा? आर्की बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में किसको रखा? मोनेरा को। यूकेरिया में किसको रखा? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। टोटल कितने किंगडम हो रहे? देखो 1 2 3 4 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दी थी। एक बार वापस देखते हैं, इन्होंने जो 3 डोमेन थ्योरी दी थी उसका बेसिस था कि RRNA। अब RRNA क्या होता है ये अभी आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे अपन कि RNA जो होता है वो क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अपन जब सेल वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे, और वहां देखेंगे कि RNA 3 तरह के होते हैं, rRNA, tRNA, mRNA। ठीक है, तो यहाँ जो स्मॉल r RNA था उसके सिक्वेंसिंग के बेसिस पे, अब ये सिक्वेंसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, वो अपना यहाँ का पॉइंट ऑफ मैटर नहीं है। इसके बेसिस पे इन्होंने 3 डोमेन दिए थे, आर्कियाई, बैक्टीरिया और यूकेरिया। बेसिकली इन्होंने 6 किंगडम बना दिए, 4 तो ये किंगडम जो यूकेरिया डोमेन में थे, एक मोनेरा जो बैक्टीरिया में था, और एक आर्की बैक्टीरिया जो आर्काई में था। ठीक है, अब एक चीज, ये एडिशनल किंगडम कहां से आया? तो जो मोनेरा था उसमें सारे बैक्टीरिया रखे जाते थे 5 किंगडम सिस्टम में, और उसमें आर्की बैक्टीरिया और डेवलप बैक्टीरिया जिन्हें यू बैक्टीरिया कहेंगे, अभी आगे आने वाले वीडियो में अपन देखेंगे, उन दोनों को साथ में रखा जाता है। तो इन्होंने उसको अलग कर दिया, आर्की बैक्टीरिया को अलग डोमेन में रखा, यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया डोमेन में रखा, और ये जो बाकी के 4 किंगडम थे उसे यूकेरिया में रखा। तो अगर पूछे आपको कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूज ने। 6 किंगडम कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया या मोनेरा कह लो, और फिर प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड किया, इसलिए इसे 3 डोमेन थ्योरी भी कहते हैं। और डोमेन क्या है? एक एडिशनल कैटेगरी है, ऑब्लिगेट कैटेगरी नहीं है। इसे सुपर किंगडम की तरह समझ सकते हैं, किंगडम के ऊपर था ये। और ये 3 डोमेन किसके बेसिस पे दिए गए थे? स्मॉल r RNA के सीक्वेंसिंग के बेसिस पे दिए गए थे। ठीक है, तो ये आप नोट कीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आज का अपना टॉपिक था, उसे डिटेल में अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो देखो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो RH व्हीटेकर ने दिया। किसने दिया था? RH व्हीटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। अपने एनसीईआरटी में ईयर दे रखा है तो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? तो इस वाले टॉपिक में अपन सिर्फ ये देखेंगे कि जो 5 किंगडम बनाए गए थे उनका बेस क्या लिया था, और उसमें जो जो टर्म है उन टर्म को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला बेस था सेल का स्ट्रक्चर, या फिर इसे सेल की कॉम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका यह मतलब है कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। अगर आप में से कोई ये नहीं समझता कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होते हैं, वैसे तो अपन सेल वाले चैप्टर में इसे डिटेल में देखेंगे। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब वो सेल जिसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव टाइप का हो। प्रिमिटिव टाइप से क्या मतलब है? जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, और उसमें सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आपने सुने होंगे, वो सब भी नहीं होंगे। बोले तो लेस डेवलप सेल होती है कंपैरेटिवली।
वो कहलाती है प्रोकैरियोट। और दूसरी कौन सी होती है, यूकैरियोट, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होती है, ये सब होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोट। तो पहला बेसिस जो था 5 किंगडम बनाने में, उसमें से पहला बेसिस था कि क्या सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। दूसरा था कि सेल वॉल, क्या सेल वॉल है या नहीं है, और अगर सेल वॉल है तो वो किस तरह की है। तो सेल वॉल दूसरा क्राइटेरिया था, जिसमें पहले तो ये देखेंगे कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और फिर ये देखेंगे कि अगर प्रेजेंट है तो सेल वॉल का नेचर कैसा है। अब नेचर जब अपन आगे देखेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि नेचर के हिसाब से सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, किस सब्सटेंस की बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि क्या उस ऑर्गेनिज्म में एक सेल है या एक से ज्यादा सेल है। बोले तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। या फिर कभी कभी इसमें ये पॉइंट भी लेते हैं कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब उसका जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसमें अगर एक से ज्यादा सेल है तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या सिर्फ सेल ही है या टिश्यू भी है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वो किस लेवल का है, क्या उसकी बॉडी जो है सेल की बनी हुई है, मतलब टिश्यू जैसा कुछ भी नहीं है, या फिर उसके अंदर टिश्यू है, या उसके अंदर ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है। तो आप सब जानते हैं कि सबसे बेसिक कैटेगरी क्या होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, सेल। उससे बड़ी क्या होती है, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक तो कमेंट अपन को ये करना है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, और उसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है, क्या है। नेक्स्ट जो है अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब वो न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। तो दो क्लियर कैटेगरी तो आप सब जानते होंगे, एक होता है ऑटोट्रॉप और एक होता है हेट्रोट्रॉप। ऑटोट्रॉप उन ऑर्गेनिज्मों को कहते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना पाते हैं, या और अच्छे से बोला जाए तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। और ये करने के लिए उन्हें क्या चाहिएगी, एनर्जी। और एनर्जी अगर वो सनलाइट से ले तो उन्हें कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। और ये प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट है। अपन हमेशा से ये सोचते हैं कि ऑटोट्रॉप सिर्फ एक ही तरीके के होते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि ऑटोट्रॉप दो तरह के होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप। फोटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी एक्वायर करते हैं और फिर फूड बनाते हैं, या सनलाइट की एनर्जी को लेकर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप। और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स या कीमोट्रॉप्स, जो क्या करते हैं, केमिकल डिग्रेडेशन से एनर्जी निकालते हैं या केमिकल से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और फिर अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो दो कैटेगरी हो गई ऑटोट्रॉप में, फोटोट्रॉप और कीमोट्रॉप। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, फोटोट्रॉप्स होते हैं। तो प्लांट में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है जनरली ऑटोट्रॉप्स होता है। तो अगर और किसी में भी ऑटोट्रॉप है तो अपन उसे कहेंगे प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, और उसके लिए एक वर्ड आता है होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब जो प्लांट जैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉप को क्या कहते हैं, होलोफाइटिक कहते हैं। ऑटोट्रॉप को नहीं, फोटो ऑटोट्रॉप वालों को क्या कहते हैं, होलोफाइटिक। और कीमो ऑटोट्रॉप एक अलग कैटेगरी होगी। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉप का। फिर है हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाते। अब इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक तो आती है एब्जॉर्प्टिव और एक कैटेगरी आती है होलोजोइक। क्या आती है, होलोजोइक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। देखो एब्जॉर्प्टिव वाले जो होते हैं पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर वो डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और जो होलोजोइक जो होते हैं वो क्या करते हैं, पहले फूड का इनटेक करते हैं और फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं। अपन ह्यूमन किस में आते हैं, ह्यूमन क्या करते हैं, पहले फूड खाते हैं और फिर अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो पहले इनटेक और फिर डाइजेशन। तो अपन कौन से हुए, होलोजोइक। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि पहले बाहर ही, मतलब ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के बाहर ही क्या करता है, फूड का डाइजेशन कर देता है और फिर उसमें से जो भी काम की चीजें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव। अब ये एब्जॉर्प्टिव जो होता है वो दो कैटेगरी का हो सकता है
कि वो जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है वो क्या लिविंग थिंग से कर रहा है या नॉन लिविंग थिंग तो नहीं कहेंगे, डेड थिंग कहेंगे। डेड और डिकेड थिंग से अपना वो फूड ऑब्टेन कर रहा है, मतलब ऐसी तरीके से कि जो अपने डेड थिंग है उसको पहले वो डाइजेस्ट करेगा बाहर ही और फिर उससे फूड ऑब्टेन कर रहा है, या फिर लिविंग थिंग से ही वो फूड ऑब्टेन कर रहा है। तो एब्जॉर्प्टिव के वो मेंबर जो क्या करते हैं, लिविंग थिंग से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। और जो मेंबर ऐसे होते हैं जो डेड और डिकेड सब्सटेंस होते हैं, या फिर जो ऐसे सब्सटेंस है जो अभी लिविंग कंडीशन में नहीं है, उन्हें पहले बाहर डाइजेस्ट कर रहे हैं और फिर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट कहेंगे। एक एक करके एग्जाम्पल बताता हूं। होलोजोइक के तो अपने एग्जाम्पल है। पैरासाइट में जैसे पैरासाइट जैसे अपने बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, वायरसेज वगैरह जाते हैं, या बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट जाते हैं जिनसे अपन को इन्फेक्शन वगैरह होता है, या लाइस जो अपने बालों में होती है, वो सारी, ये सारे क्या है? पैरासाइट के हैं। अपन लिविंग है और अपने लिविंग से ही अपन से ही वो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं और डाइजेस्टिव फूड का ही क्या कर रहे हैं? वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके एग्जाम्पल होंगे? पैरासाइट के। सेप्रोफाइट में फंगस आती है, जैसे ब्रेड। ब्रेड लिविंग थिंग तो है नहीं, लिविंग कंडीशन में तो नहीं है। अब वो ब्रेड को क्या करते हैं? पहले बाहर ही क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि बाहर ही डाइजेशन स्टार्ट होता है तो डिग्रेडेशन की वजह से स्मेल वगैरह आती है, और फिर उसमें से जो भी काम की चीजें होती है वो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो फंगस जो होती है वो कैसे आती है? सेप्रोफाइट में। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो अपना फूड खुद नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं? अपन हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी होगी। एक ऐसे होंगे जो पहले फूड का इंटेक करेंगे फिर अंदर डाइजेस्ट करेंगे, उसे कहेंगे होलोजोइक। और एक पहले डाइजेस्ट करके फिर उसे एब्जॉर्ब करेंगे, बोले तो इंटेक करेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्टिव। फिर एब्जॉर्प्टिव भी क्या? वो अपना फूड जो है मतलब लिविंग थिंग से, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म से या ऐसी चीज से कर रहे हैं जो अभी लिविंग कंडीशन में, उससे ले रहे तो पैरासाइट, और नॉन लिविंग कंडीशन में तो उसे क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। या डेड और डिकेड से कर रहे हैं तो अभी उसे क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं मिक्सोट्रॉप। और मिक्सोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन शो करते हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। आने वाले वीडियो में अपन इसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूं, एक ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना। यूग्लिना क्या होता है? जब तक उस पर सनलाइट गिरती है तो वो फोटो ऑटोट्रॉप शो करता है, बोले तो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। लेकिन जैसे ही उसे सनलाइट नहीं मिलती तो वो छोटे छोटे जो भी फूड के ग्रेन्यूल्स या छोटे जो भी ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको इंटेक करके कंज्यूम करता है और फिर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। बोले तो कैसा न्यूट्रिशन शो करेगा? हेट्रोट्रॉपिक। तो जो यूग्लिना जो होता है वो ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप दोनों शो करता है, उसे क्या कहेंगे? मिक्सोट्रॉप। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या क्या मोड है? ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हो सकता है। रिप्रोडक्शन दो ही तरीके के होते हैं। यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट वगैरह नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? एसेक्सुअल। और दूसरा जिसमें बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें गैमेट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, वेरिएशंस आती है, उसे अपन क्या कहेंगे? सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल। फिर है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे? जो अपन मतलब किंगडम बनाएंगे उन्हें अपन इस तरीके से अरेंज करेंगे कि किसके मेंबर इवोल्यूशन में पहले आए थे, फिर उससे कौन से ऑर्गेनिज्म बने, उससे कौन से बने, ये सब अपन करेंगे। तो अपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 6 पॉइंट है। किस किस बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम दिया गया था? सेल स्ट्रक्चर या सेल कॉम्प्लेक्सिटी पे, सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे दिया, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे और फाइलोजेनी पे। ठीक है, अब कौन से किंगडम बनाए गए? 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहला कौन सा था? मोनेरा। उसके बाद कौन सा था? प्रोटिस्टा। और उसके बाद 3 एक साथ, ठीक है, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये जो अरेंज कर रखा यही फाइलोजेनी है। मतलब इवोल्यूशन में सबसे पहले मोनेरा है, उसके बाद कौन सा है? प्रोटिस्टा। फिर प्रोटिस्टा से 3 तरह के किंगडम वाले मेंबर्स क्या हुए थे? डेवलप हुए थे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन अपनी एनसीईआरटी बुक में जहां ये चैप्टर है वहां पर एक टेबल दे रखी है, उसमें ये 5 किंगडम के बारे में कुछ पॉइंट कंपैरेटिव फॉर्म में दे रखे हैं। तो पहले अपन वो स्टडी करते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज करवाता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अपनी वो टेबल लेते हैं जो अपनी बुक में भी दे रखी है। ठीक है,
तो इसमें एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिखा है रिप्रोडक्शन, बाकी सारे पॉइंट अपनी बुक में दे रखे। तो ये 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये अपन ने किस कैरेक्टर के बेसिस पे अपन लिख रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला है सेल टाइप। तो इसमें अपन को लिखना है कि इन किंगडम में सेल की टाइप क्या है। तो मोनेरा में होता है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में होता है यूकैरियोट, फंगाई में यूकैरियोट, एनिमेलिया में यूकैरियोट और प्लांटी में यूकैरियोट। तो एक मोनेरा में प्रोकैरियोट, बाकी सब में क्या हो गया, यूकैरियोट। फिर है सेल वॉल। तो पहले तो अपन ये लिखेंगे प्रेजेंट है या एब्सेंट, और फिर बाद में और पॉइंट लिखेंगे। तो मोनेरा में प्रेजेंट होती है लेकिन नॉन सेल्यूलोज की होती है, मतलब सेल्यूलोज नहीं होता और कुछ होगा। तो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है एक तरह का पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इन सब केमिकल के बारे में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये अपने सेल वाली जब यूनिट करेंगे तो एक चैप्टर आएगा बायोमॉलिक्यूल, उनमें इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो मोनेरा जो होते हैं या बैक्टीरिया जो होते हैं, उनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और वो पेप्टिडोग्लाइकन किसका होता है, पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड का। प्रोटिस्टा में जनरली एब्सेंट होती है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल होती है, और जिनमें भी सेल वॉल होती है उनमें सेल वॉल किसकी होगी, सेलुलोज की होगी। फिर फंगस, इसमें भी सेल वॉल होती है लेकिन सेलुलोज की नहीं होती। नॉन सेलुलोजिक का मतलब सेल वॉल सेलुलोज की नहीं होगी। तो किसकी होती है, काइटिन करके एक सब्सटेंस होता है, एक पॉलीसैकेराइड है, उसकी होती है, काइटिन की होती है। और काइटिन को क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। तो अगर आपको पूछे फंगल सेलुलोज क्या होता है, तो काइटिन को क्या कहते हैं, फंगल सेलुलोज कहते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं ऑफकोर्स है, उनमें तो क्या होगी, सेल वॉल होगी, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो ये तो सेल टाइप के साथ ही क्लियर हो गया, लेकिन अपनी बुक में दे रखा है तो अपन लिख लेते हैं। जो प्रोकैरियोट होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और ये बाकी के 4 क्या है, यूकैरियोट, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, तो इन दोनों में तो सेलुलर हो गया। फंगस, प्लांटी और एनिमेलिया ये तीनों कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन फंगस जो होते हैं उनमें टिश्यू होते हैं, लूजली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो लूज टिश्यू। प्लांटी जो होते हैं उनमें टिश्यू भी होते हैं और ऑर्गन भी होता है। प्लांट में ऑर्गन सिस्टम जैसा नहीं होता, लेकिन एनिमेलिया में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो ये तीनों मल्टी सेलुलर है, लेकिन फिर भी उनमें भी अलग अलग है। इसमें लूज टिश्यू होता है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन हो सकते हैं, इनमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, और ऑटोट्रोप भी दोनों तरीके से हो सकते हैं। हर मेंबर सब नहीं करेगा, कुछ मेंबर कुछ करते हैं, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो कुछ मेंबर फोटो ऑटोट्रोप होते हैं, कुछ मेंबर कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, कुछ मेंबर हेटरोट्रोप भी होते हैं, लेकिन हेटरोट्रोप में होलोजोइक नहीं होंगे। कौन कौन से होते हैं, एब्जॉर्प्टिव होंगे, और एब्जॉर्प्टिव दोनों तरीके से हो सकते हैं, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सब टर्म क्या है वो तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। फिर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होते हैं ऑटोट्रोप भी होते हैं, हेटरोट्रोप भी होते हैं और मिक्सोट्रोप भी होते हैं। अब ऑटोट्रोप में वो सिर्फ फोटो ऑटोट्रोप होंगे, कीमो ऑटोट्रोप नहीं। और हेटरोट्रोप में वो दोनों तरीके के हेटरोट्रोप होते हैं, बोले तो एब्जॉर्प्टिव वाले भी होते हैं और होलोजोइक वाले भी होते हैं। और एब्जॉर्प्टिव में भी दोनों होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेते हैं फंगस। फंगस सिर्फ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, और हेटरोट्रोपिक में भी सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्टिव वाला, बोले तो सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, ठीक है। तो फंगस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, एब्जॉर्प्टिव टाइप का हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट। प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोप होते हैं। सिर्फ 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे आपने एक सुना होगा अमर बेल करके, ठीक है, वो जो होती है वो पैरासाइट होती है। बाकी जनरली प्लांट क्या होता है, 1-2 और भी होंगे, लेकिन जनरली प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोप होते हैं। और ऑटोट्रोप में भी कैसे, फोटो ऑटोट्रोप होते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं सारे के सारे हेटरोट्रोप होते हैं, और हेटरोट्रोप के सारे मोड उनमें होते हैं, बोले तो होलोजोइक भी हो सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं, एब्जॉर्प्टिव में भी दोनों हो सकते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना, कि सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किंगडम में होते हैं। अगर आप नेट पे या गूगल में सर्च करेंगे तो मोनेरा आएगा। देखो अगर ऑप्शन में ये 5 किंगडम है तब तो आपको चूज करना है प्रोटिस्टा,
लेकिन प्रोटिस्टा ऑप्शन में नहीं है तो आप मोनेरा चूज कर सकते हो। आप खुद देखो अच्छे से ध्यान से कि प्रोटिस्टा में ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या मोनेरा में। देखो ऑटोट्रॉप जो था वो किस में था, मोनेरा में भी था और अपने किस में था, प्रोटिस्टा में भी था। और जो अपने क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉप था वो भी मोनेरा में था, वो भी प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में एक एक्स्ट्रा है, मिक्सोट्रॉप भी है, ठीक है। एक और जो क्वेश्चन आता है वो कि कीमो ऑटोट्रॉप किस किंगडम के होते हैं। तो कीमो ऑटोट्रॉप सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, मोनेरा में होते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो कितने तरीके के, फोटो ऑटोट्रॉप 1, कीमो ऑटोट्रॉप 2, फिर एब्जॉर्प्टिव में 2 तरीके हैं, तो टोटल कितने हो गए 4। यहां पर देखें तो फोटो ऑटोट्रॉप 1, सेप्रोफाइट 2, पैरासाइट 3, होलोजोइक 4 और मिक्सोट्रॉप कितने हो जाएंगे 5। तो अगर पांचों दे रखे, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारी बुक में नेट पे भी सर्च करोगे आप तो मोनेरा दे रखा है, लेकिन अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा में ही ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर प्रोटिस्टा नहीं है तो फिर आप मोनेरा टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो अपनी बुक वाली टेबल में नहीं दे रखा, लेकिन अपन कर लेते हैं। देखो जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बाकी सब में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे यूकैरियोट थे, इनमें सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी होगा। इन चारों में तो सेक्सुअल एसेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों ही मोड रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मोनेरा जो है उसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल होगा। एक बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन करके भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड आता है और उससे सेक्सुअल जैसा मान सकते हैं, वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो मोनेरा में एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक कॉन्जुगेशन होता है जो एसेक्सुअल जैसा मान सकते हैं उसको। और बाकी प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इन सब में दोनों ही मोड से होता है, एसेक्सुअल से भी होता है और सेक्सुअल से भी होता है। तो ये अपनी बुक में टेबल दे रखी थी जिसमें 5 किंगडम के बारे में था, ठीक है। अब मैं आपको देखो एक अपने पहले इस एनसीईआरटी बुक से भी पहले एक एनसीईआरटी बुक लगती थी और कुछ अभी की भी बुक्स जो है बायो की रिलेटेड जो इन टॉपिक पे दे रखी है उनमें एक बहुत प्यारा सा डायग्राम दे रखा और वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव डायग्राम है। तो अपन उसको स्टडी करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और ये डायग्राम से वापस 5 किंगडम सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस डायग्राम में पहले तो 5 किंगडम दे रखे हैं। देखो सबसे नीचे मोनेरा, फिर ये प्रोटिस्टा और फिर प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया, तो 5 किंगडम है। इसको इस तरीके से बनाने का मतलब ये फाइलोजेनी के हिसाब से बना रखा है। सबसे पहले कौन आया होगा इवोल्यूशन के हिसाब से, मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा और फिर उससे 3 प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया, ठीक है। अगर मैं ये जो डायग्राम है इसको यहां से अगर इसको डिवाइड करूं तो इसके ऊपर जो है बोले तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई और एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोट है और इसके नीचे जो ये दे रखा है एक मोनेरा वो कौन सा है, प्रोकैरियोट। तो पहला एक पॉइंट पे ये डायग्राम डिवाइड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल पे, इस लाइन के ऊपर यूकैरियोट, इस लाइन के नीचे कौन सा है, प्रोकैरियोट। अगर मैं इस लाइन से ऊपर देखूं तो ये 3 आते हैं, ये 3 कैसे है, मल्टी सेलुलर, और इस लाइन के नीचे 2 आते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर। तो ये लाइन के जो लाइन है वो किसके बेसिस पर है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर है। इसमें इससे ऊपर आने वाले कौन से, मल्टी सेलुलर, इसमें नीचे आने वाले कौन से, यूनिसेलुलर, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट जो होता है वो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, फोटो ऑटोट्रॉप, ठीक है। फंजाई जो होता है वो कैसे, हेट्रोट्रॉप होते हैं और उसमें भी कैसे होता है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है, मतलब वो पैरासाइट, सेप्रोफाइट वाले। और फिर कौन से, एनिमेलिया, एनिमेलिया भी हेट्रोट्रॉप होते हैं और उसमें भी वो कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। अब ये तो इन 3 का था, इन 2 का क्या कौन कौन से मोड है, तो अभी देखिए इन 2 में भी ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो अपन कुछ लाइन से मतलब ये भी बताते हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ये तो पता चला कि पहले मोनेरा था, फिर प्रोटिस्टा और फिर ये, लेकिन ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ तो वो भी देखते हैं। तो देखो पहले इस लाइन पे फोकस करते हैं। ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, ये रेड लाइन की बात कर रहा हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। तो जो एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप है उसके मेंबर सबसे पहली बार किस में आए थे, मोनेरा में आए थे, उसके बाद प्रोटिस्टा में भी थे और फिर फंगाई में भी थे, ठीक है। अगर फोटो ऑटोट्रॉप की बात की जाए तो ऑटोट्रॉप जो थे, मोनेरा में भी कुछ ऑटोट्रॉप थे, प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑटोट्रॉप थे और प्लांट भी कैसे है, फोटो ऑटोट्रॉप है।
तो फोटो ऑटोट्रॉप के मेंबर सबसे पहली बार कौन से किंगडम में आए थे? मोनेरा में। उसके बाद प्रोटिस्टा में, उसके बाद किस में आए थे? प्लांटी में आए थे। फिर अपने एक है होलोजोइक हेटरोट्रोपिक। होलोजोइक हेटरोट्रोपिक अभी अपन ने देखा मोनेरा में नहीं था, लेकिन प्रोटिस्टा में तो ये भी था। तो ये वाली लाइन जो है यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से नहीं कर रहे, ठीक है। तो होलोजोइक हेटरोट्रोपिक जो है वो प्रोटिस्टा में भी है और एनिमेलिया में भी। तो होलोजोइक हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले मेंबर सबसे पहली बार किस में आए थे? प्रोटिस्टा में, और फिर किस में देखे गए? अपने एनिमेलिया में देखे गए। अब देखो इसको अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं कि फोटो ऑटोट्रॉप वाले मेंबर किस किस किंगडम में होते हैं, तो मोनेरा में होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं और प्लांटी में होते हैं। पहली बार किस में आए थे? मोनेरा में आए थे, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप वाले किस किस में होते हैं? तो मोनेरा में होते हैं, प्रोटिस्टा में होते हैं और फंगाई में होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बार किस में आए थे? मोनेरा में आए थे, ठीक है। होलोजोइक हेटरोट्रोपिक किस किस में होता है? तो प्रोटिस्टा में होता है और एनिमेलिया में होता है। सबसे पहली बार किस में आए थे? प्रोटिस्टा में आए थे। इन दो में एक एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोनेरा में जो होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है, जो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में होता है, और मिक्सोट्रॉप सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? प्रोटिस्टा में। मैं फिर अपनी बात पे टिका हूं। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में, तो देखो एक बार फिर काउंट करते हैं अपन। मोनेरा में कौन कौन सा है? ये वाली लाइन बोले तो फोटो ऑटोट्रॉप, ये वाली लाइन बोले तो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप, और ये कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। लेकिन प्रोटिस्टा में करे तो देखो ये वाली लाइन भी पास हो रही है, ये वाली लाइन भी पास हो रही है, ये एक एडिशनल हो रही है, और ये तो प्रोटिस्टा में ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपना था। इससे एक लेवल और ऊपर चलते हैं। देखो ये सारे जो मेंबर होते हैं इनका इकोलॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजी जब अपन डिटेल में देखेंगे तो उस समय देखेंगे। अभी के लिए मैं शॉर्ट में ये बताता हूं। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, तो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब प्लांटी के जो मेंबर है वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्लांटी के जो मेंबर है वो क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर, ठीक है। एनिमेलिया, एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट जो फूड बनाते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, तो अपन क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। तो अगर इकोलॉजिकल रोल पूछे तो प्लांटी किंगडम का क्या है? प्रोड्यूसर। एनिमेलिया किंगडम का क्या है? कंज्यूमर। अब फंगाई का क्या है? फंगाई बेसिकली क्या है? डीकंपोजर। देखो एक बार फिर अच्छे से याद करो। मैंने अभी जब आपको बोला कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं फूड बनाते हैं, उस समय मैंने एक लाइन बोली थी कि वो इनऑर्गेनिक चीजों को किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक। तो कोई ऐसा भी होना चाहिए जो ऑर्गेनिक को वापस किस में करे? इनऑर्गेनिक। तो वहां पर काम आते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर जो होते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे जो भी है, उनकी डेड बॉडी से, उनकी डेड बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इनऑर्गेनिक में। और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? डीकंपोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकंपोजर। और उसमें कौन आता है? फंगस, ठीक है। अब ये दो किस में आते हैं? तो मोनेरा में प्रोड्यूसर भी होते हैं, मोनेरा में डीकंपोजर भी होते हैं, और मोनेरा में कंज्यूमर भी होते हैं। प्रोटिस्टा में भी प्रोड्यूसर भी होते हैं, प्रोटिस्टा में डीकंपोजर भी होते हैं, प्रोटिस्टा में कंज्यूमर भी होते हैं। तो इन दोनों में तो ये तीनों होते हैं इकोलॉजिकल रोल के हिसाब से। और इन तीनों का एक एक है। प्लांटी जो होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। एनिमेलिया जो होता है कंज्यूमर। और फंजाई जो होता है वो क्या होता है? डीकंपोजर। कोई तकलीफ नहीं। एक मैं क्वेश्चन बताना भूल गया, अभी पीछे था। अगर आपको पूछे सेलुलोज की सेल वॉल किस किस किंगडम में होती है, तो प्लांटी में होती है और प्रोटिस्टा में होती है, ठीक है। सेल वॉल 4 किंगडम में होती है, लेकिन सेलुलोज की 2 में, और 2 में विदाउट सेलुलोज की। जो मोनेरा जो होता है उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और फंगस में किसकी होती है? काइटिन की। तो इस तरीके से अपना ये पूरा हो गया। लेकिन अपनी एनसीईआरटी बुक की 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया। ये एनसीईआरटी की लाइन को ही मैंने समझा है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें कि इसमें लिखा हुआ है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो था उसमें इन 4 मेंबर के बारे में लिखा हुआ है। तो कोई क्वेश्चन बन सकता है इन पे। ये चारों मेंबर जो है पहले अलग अलग, जब 2 किंगडम सिस्टम था तो ऊपर वाले 2 को प्लांटी में रखा। क्यों रखा गया था? क्योंकि इनमें सेल वॉल थी और ये फोटोसिंथेसिस करते थे, तो इनको किस में रखा गया था? प्लांटी में रखा गया था। और नीचे वाले जो 2 थे इनमें सेल वॉल नहीं थी, हेटरोट्रॉप थे, इसलिए इसे एनिमेलिया में रखा। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन इन 2 को किस में रखा गया था? प्लांटी में। इन 2 को किस में रखा गया था? एनिमेलिया में। लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम बनाते हैं तो इन सारों को एक साथ रखा गया। किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। क्यों रखा गया? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? सिंगल सेल के, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी बनता है। अगर आपको पूछे सिंगल सेल एल्गी के नाम बताओ, तो क्लेमाइडोमोनास ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है।
सिंगल सेल एनीमेलिया वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ऑप्शन पूछा जाए तो ये पैरामीशियम और अमीबा होता है। हालांकि अब इसे एनीमेलियम नहीं रखते, किस में रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं। एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किस किस चीजों पर बेस्ड है, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे बेस्ड है, और साथ ही साथ में किस पे बेस्ड है, फाइलोजेनी पे बेस्ड है। तो इस तरीके से अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूरा होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।